दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 घाटात घाट वरंदा घाट। वरंदा ये एक हिल स्टेशन है। आज इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। महेश तेंदुलकर जी ने इसे लिखा है। ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उनकी कुछ रचनाएं जो कि पर्यटन यानी कि प्रवास वर्णन के ऊपर होती हैं, जिनमें से बेंच ट्रैकिंग, साद पन्हाळा ते विशालगडची, साद शिवकालीन दुर्गाची, शिलालेखांच्या विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती कुडाळ, वेंगुर्ल्यांची भटकंती अनलिमिटेड, किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीपर पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन, हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। तो ये सब उन्होंने अपने जो भी ट्रैवलिंग्स है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो बहुत ही फेमस है। प्रस्तुत पाठात सह्याद्री मधील वरंदा घाट। इस चैप्टर में हम यहाँ पर सह्याद्री में एक वरंदा घाट है। सह्याद्री जो माउंटेन्स है उसमें ये हिल स्टेशन है वरंदा, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। वरंदा घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे घेतलेले अनुभव लेखकाने मांडले आहे। इस चैप्टर में वरंदा घाट की विशेषताएं क्या है और वहां उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया है, इसको यहाँ पर लेखक ने बताया है। हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला है और इस चैप्टर को भटकंती अनलिमिटेड यानी कि घूमना फिरना अनलिमिटेड इस बुक से लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना हरा भरा सा ये वरंदा घाट है जिसके बारे में लेखक ने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में लेखक ने अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे। ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात। ज्येष्ठ महीना हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना और इस महीने के शुरू होते ही सभी को बारिश का अंदाजा लग जाता है। वेध लगना यानी कि अंदाजा लगाना। सोसाट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरीची वार्ता पसरवणारा मातीची सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं। देखिए, सोसाट्याचा वारा, तेज हवाएं और पहली बारिश की सरी। पहली बारिश की सरी, सरी यानी कि शावर ऑफ रेन, बरसात की बौछार। इसका जो न्यूज है, बरसात की पहली बारिश की बौछार की जो न्यूज है, इसे फैलाने के लिए मिट्टी की खुशबू, ये तो प्रत्येक वर्षी यानी कि हर साल आती है। तरीही ते दरवेळी नवीन वाटतात, फिर भी ये हर हमेशा नया ही लगता है। मिट्टी की जो खुशबू है ये क्या बताती है कि बारिश पड़ चुकी है, क्योंकि तपती हुई जमीन पर जब बरसात की पहली बूंद पड़ती है तो उससे एक मीठी सी मिट्टी की खुशबू उठती है और वो मिट्टी की खुशबू तेज हवाओं के साथ न्यूज फैलाती है कि बारिश आ चुकी है, बारिश की बौछार अब धरती पर आ चुकी है। पर बारिश हर साल आती है, उसके बावजूद ये हर साल नई ही लगती है। लेखक कहते हैं, बालपणी बेफाम होऊन ये ग सरी, माझे मडके भरीच्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं। देखिए, लेखक कहते हैं कि बचपन में बेफिक्र होकर ये गा सरी, माझे मड़के भरी के ताल पर बारिश में हम चिंब चिंब यानी कि कंप्लीटली भीग जाया करते थे। आणि उसके बारे में, और जो कंप्लीटली भीगते थे इसके बारे में मम्मी पापा से पेट भरकर मार भी खाते थे और आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहना और दादा दादी जी से कागज की नाव बनाना। आपने भी किया होगा बचपन में कि पेपर्स के बोट बनाते थे और उसे बारिश के पानी में बहाते थे। तो वैसे ये दादा दादी से कागज की नाव बनाना सीखकर और बारिश के पानी में उसे छोड़ने के लिए फिर से पुनः पावसाची आतुरतेने वाट यानी कि फिर से बरसात की आतुरते उत्सुकता के साथ इंतजार करते थे कि कब बारिश आएगी और कब हम उसमें फिर से भीगेंगे और अपनी पेपर बोट को बहाएंगे।
अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो। तो इस तरीके की कितनी सारी यादों को लेकर हर साल बारिश आता है, पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगांचे अर्थ उमगू लागतात। देखिए, बचपन में तो सब बस एंजॉय करते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं तब इंद्रधनुष में धीरे धीरे से आने वाले जो रंग है, उमलनारे यानी कि धीरे धीरे से उगने वाले रंग, वो हमें समझ में आने लगते हैं। बरसण्याचा अर्थ कडू लागतो आणि हुरहुर तडमड अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो। और बरसना यानी कि जो बरसात होती है, इसका मीनिंग हमें समझने लगता है। कडू लगना यानी कि समझना, और हमारे मन में जो हुरहुर है यानी कि आतुरता, उत्सुकता जो हमारे अंदर है, और तडमड, एंजाइटी अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो। और ऐसे शब्द जो हैं, इसे हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। प्रत्यय करना यानी कि एक्सपीरियंस करना। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें इंद्रधनुष के सभी रंग जो आते हैं ये हमें समझ में आने लग जाते हैं, और जो बारिश जो होती है इसका भी मीनिंग हमें समझने लग जाता है, और इसे हम डायरेक्टली इन्हीं शब्दों को, हुरहुर और तडमड जैसे शब्दों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। पावसाच्या आगमनाने गत काळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतो। तो बरसात के आगमन से गतकाल यानी कि बचपन के वो दिन, भूतकाल के, गतकाल यानी कि भूतकाल, तो भूतकाल के वो दिन हमें फिर से याद आ जाते हैं। वो क्षण हमारे सामने फिर से जीवंत हो जाते हैं, यानी कि वो हमारे सामने वो यादगार लम्हे वापस आ जाते हैं। डोळ्यांसमोर येऊ लागतात आणि कधी कधी पापण्यामधून अलगदपणे वाहूनही जातात। वो जो पुरानी यादें हैं वो सब हमारी आंखों के सामने आने लग जाती हैं, और कभी कभी वो बहुत ही धीरे से, अलगदपणे यानी कि धीरे से वो यादें सामने से चली भी जाती हैं, वाहून जातात। मग डोळ्यांतला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नाही, और ऐसे वक्त में आंखों के सामने जो दृश्य है और बाहर का जो दृश्य है ये कौन सा है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी आंखों के सामने तो हमारा बचपन होता है, और आंखों के बाहर जो है, सामने जो होता है वो रियलिटी होती है। तो कौन सा सही है ये, इसमें डिफरेंस कर पाना उस वक्त के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब हम अपनी बचपन की यादों में खोए हुए होते हैं। तो असा बरंच काही अनुभवायचा असेल तर वरंदा घाट गाठलाच पाहिजे, और ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको लेना है तो वरंदा घाट जरूर जाना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। अगर आपको अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करना है कि आपने बचपन में किस तरह से बारिश का मजा लिया था, तो आपको वरंदा घाट जरूर ही जरूर विजिट करना चाहिए। पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एंजॉय करत करत प्रवास शुरू असतो। अब पुणे से महाड की तरफ, पुणे से जब हम महाड की तरफ जाते हैं तो हिरव्या हिरव्या रंगाची झाड़े, हरे, चारों तरफ हरी हरी झाड़ नजर आती है। तो उसे देखते देखते पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण, पावसाळी कुंद वातावरण यानी कि बादलों से घिरा हुआ जो वातावरण होता है, उसे एंजॉय करते करते ये प्रवास शुरू होता है। तो हर तरफ हरियाली देखने को मिलती है और बादलों से घिरा हुआ एक रास्ता नजर आता है, और उसमें हम एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्याहीपेक्षा जास्त दोन चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते। लेखक कहते हैं कि बंद गाड़ी के अंदर सूखे सूखे जो मजा आता है उस रास्ते का, उससे भी ज्यादा अगर हम दो चाकी यानी कि टू व्हीलर में बैठकर पूरी तरह से भीगते हुए इसका मजा लेंगे तो और भी ज्यादा मजा आता है। ये तो आज की यंग जनरेशन जानती ही है कि बारिश में टू व्हीलर पे या फिर बाईसाइकिल पे कितना मजा आता है। बरसात में हमेशा देखा होगा कि बच्चे साइकिल लेके भीगने निकल जाते हैं। पावसाचा पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगांवर उडवत बेफाम वारा छातीवर झेलत आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातली मजा तर काही औरच असते। लेखक क्या कहते हैं
कि बारिश के पानी को अपने शरीर पर लेते हैं, यानी कि भीगते हैं जब उसमें, और रास्ते पर आने जाने वालों के शरीर पर भी जब उसे उड़ाते हैं और बेफिक्र होकर छाती पर हवा को झेलते हैं, यानी कि जब हम बाइक पर होते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो उस वक्त जो सामने से हवा, तेज हवाएं चलती है तो बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग होती है। आवर्ती गानी और अपना जो फेवरेट सॉन्ग होता है उसे हम गुनगुनाते हुए बारिश में प्रवास करते हैं, तो ये मज़ा तो कुछ और ही होता है। ये बहुत ही निराला सा मज़ा होता है जो हम बंद गाड़ी में इस मज़े को नहीं ले सकते हैं, जिसे हम टू व्हीलर पे आसानी से ले सकते हैं और बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। अशा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते। लेखक कहते हैं शरीर को चिल्ड करने वाला, गारठ करना यानी कि चिल करना, और मनाला उभारी यानी कि मन को रिफ्रेश करने वाला। तो इतना चिल्ड और रिफ्रेशिंग जो मोमेंट होता है, ये प्रवास कभी भी खत्म न हो ऐसा लेखक को लगता है। पण पाहता पाहता मैलाचे दगड मागे पडत जातात आणि आपण येऊन पोहोचतो ते वरंदा घाट पर। देखते ही देखते मीलों की दूरी पीछे चली जाती है, मीलों का जो दगड़ यानी कि पत्थर, रास्ते पीछे चले जाते हैं और हम कहाँ जाकर पहुंचते हैं? वरंदा घाट में। घाटात घाट, वरंदा घाट, बाकी सब घाटियां। ये यहाँ पर एक बहुत ही फेमस है कि घाटों में घाट है तो वो वरंदा घाट है और बाकी सब तो घाटियां, यानी कि उतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। सबसे अगर देखने लायक कोई जगह है तो वरंदा घाट ही है, ऐसा कहा जाता है। असे येथे आल्यावर वाटते, और ये फीलिंग वरंदा घाट पहुंचने के बाद आती है। पाण्यावर झुकलेल्या हिरवा गच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे। पानी के ऊपर झुकी हुई हरी हरी झाड़ियां और उन झाड़ियों के बीच से जो सरोवर यानी कि नदी जो बहती है उनमें से धबधबे यानी कि झरने, वहां से वाटरफॉल निकलता है। दरीतलं हिरवं रान, और जहां वाटरफॉल गिरता है नीचे दरी में वहां पर हरा भरा सा जंगल। ढगाळलेले डोंगर, ढगाळलेले यानी कि बादलों से घिरे हुए डोंगर। पावसाची संतत धार, और न रुकने वाली सतत धार यानी कि कंटिन्यूअसली जो रेनफॉल हो रहा है वो, और मोठमोठ्या दगडांवर आसूड मारत धावत खड़ाड़त वाहणारे पानी, और बड़े बड़े डगरों के ऊपर चाबुक मारते हुए दौड़ने वाली, खड़ाड़त वाहनारे, खड़खड़ करने वाली जो पानी है, खड़ाड़त यानी कि खड़खड़ करने वाली आवाज के साथ बहने वाला पानी। तो ये ऐसा लगता है जैसे उन पत्थरों के ऊपर चाबुक मार रहा है। असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यांसमोर येते आणि नजरेचे पारणे पेड़ून जाते। और ये जो निसर्ग यानी कि प्रकृति का न भूलने वाला दृश्य, न भूलने वाला क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही सुंदर, विहंगम यानी कि सुंदर सा दृश्य होता है। ये डोळ्यांसमोर येत आणि नजरेचे पारणे फेडून जाते। नजरे से पारने फेडून जाना यानी कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर जाते हैं। ये जो दृश्य होता है जब हम इसे देखते हैं तो हमारा मन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। त्या पावसाळी वातावरणात भजी वडे, चहा असा चमचमीत मेन्यू मजबूत चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दूसरी जागा नाही। लेखक कहते हैं वरंदा घाट में जो टपरे यानी कि छोटे छोटे टी स्टॉल्स जो होते हैं, तो इस घाट से ज्यादा कोई दूसरी अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है जहां पर हम भज्जी, वड़े और चाय का मजा ले सकते हैं। और चमचमित यानी कि बहुत ही टेस्टी मेन्यू जो यहाँ पर मिलता है, इसे हम दबाकर खा सकते हैं। श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताजा ताजा तैयार केला जातो। लेखक कहते हैं वाघजाई जो मंदिर है इसके साथ में खड़े किए हुए कुछ टपरे हैं यानी कि कुछ छोटी दुकानें हैं जहां पर ये राजशाही खाना, राजशाही यानी कि रॉयल फीस्ट, राजशाही खाना यानी कि रॉयल फीस्ट आपको खाने के लिए मिलता है। ये बहुत ही ताजा ताजा यहाँ पर तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? गर्मा गर्म कांदा भज्जी, कांदे के गरम गरम भाजी, बारिश में तो क्या मजेदार होता है ये कांदा भज्जी। आला लहसुन घालून तड़लेला गर्मा गर्म वटाटे वड़ा, और आला यानी कि अदरक, अदरक और लहसुन डाला हुआ गर्मा गर्म बटाटे वड़ा, आणि सोबत वाफड़लेला चहा, और उसके साथ साथ
भाप निकलती हुई गर्मा गर्म चाय। तो ये तो बहुत ही मजेदार मेन्यू हो गया बरसात के दिनों में वहां नेचर के साथ एंजॉय करते हुए। बाहेर बसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा आस्वाद घेत रानवण्यांचा घोंगावण ऐकणं, विजेचं लखकण चमकणं आणि कळाळण मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोर करत कसा वेळ जातो तेज कळत नहीं। साथ ही लेखक क्या कहते हैं कि बाहर बैठकर बारिश को देखना और गर्मा गर्म इस मेन्यू का स्वाद लेना और जंगल की जो घोंघावट, जंगल में एक आवाज होती है उसे सुनना, बीजों की कड़कड़ाहट को सुनना, बिजली जो चमकती है, बिजली की चमक और उसकी गड़गड़ाहट को अपने मन के हार्ड डिस्क में स्टोर करते वक्त किस तरह से ये समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बराच वेळ गेल्यावर थोडासा भिजावासा वाटतो। बहुत सारा समय निकलने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा भीग जाते हैं। पाय मोकळे करावे से वाटतात, पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स दें ऐसा लगता है। थोड़ा डेअरिंग करावंसं वाटतं, थोड़ा सा डेअरिंग करें, कुछ ऐसी फीलिंग आती है। जर असं खरंच वाटत असेल तर इथे अशा जिगरबाज भटक्यांसाठी कावड्या किल्ला सज्ज है। तो लेखक कहते हैं अगर ऐसा आपको सच में फील होता है तो ऐसे जिगरबाज भटकने वालों के लिए कावड़ा किला रेडी है, जो वेलकम के लिए रेडी है, सज्जा है, यानी कि आपको वेलकम करने के लिए हमेशा वो रेडी है। कावड़ा किल्ला तशा बराच मोठा आहे, कावड़ा किल्ला बहुत ही बड़ा है। तो फोडूनच वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा तैयार केला है और कावड़े किले को फोड़कर ही वरंदा घाट का जो आखरी टप्पा है उसे तैयार किया है। श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टांक्यांचा समूह आहे। वाघजाई मंदिर के साथ ही ऊपर के भाग में, वरच्या भागात ऊपर के भाग में डोंगर माथे के पास यानी कि हिल टॉप के ऊपर 9 टंकी का ग्रुप है। कोने एक काड़ी तो कावड़ा किल्लांचा एक भाग होता। किसी जमाने में ये जो 9 टंकी का जो ग्रुप है ये एरिया कावड़े किल्ले का ही एक हिस्सा था। भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनिटातच इथं जाऊन पोहोचता येते, यानी कि जहां पर अभी भज्जी वड़ा एंजॉय कर रहे थे ना वहां से उन टपरियों के बाजू से ही कुछ 10-15 मिनट की दूरी पर अगर जाते हैं तो हमें ये एरिया मिल जाता है जहां पर 9 टंकियों का ग्रुप है। पाण्याला जीवन का म्हणतात ते इथे आल्यावर कळतं। यहाँ जाने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि पानी को ही जीवन यानी कि जल ही जीवन है, ऐसा क्यों कहा जाता है। काड्याशार पाषाणात खोदलेली पाण्याची ती टाकी प्रत्येक वर्षे कित्येकांची तहान भागवत असेल कोण जाने। तो इस काले रंग की पाषाणात यानी कि काले रंग की ऐसी जमीन जहां पर पथरीली जमीन है उसे खोदकर वहां ये पानी की टंकी कितने वर्षों से कितने लोगों की प्यास को बुझा रहे हैं ये से कौन जाने। ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात, कारण पायवाटाच तशी रंगीली आहेत। और इस गीली, क्योंकि यहाँ पे टंकी है और बरसात का भी मौसम है तो ये जो मिट्टी है वो हमेशा गीली सी रहती है। तो इस ओले से रास्ते पे यानी कि गीले से इस रास्ते पे जब हम फिर से लौटते हैं तो हमारे जो कपड़े होते हैं ये रंग जाते हैं, क्योंकि ये जो पायवाटा है यानी कि यहाँ पे सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। तो पायवाटा वो भी कुछ ऐसा ही रंगीला सा है जिसके कारण कपड़ों पर रंग चढ़ जाता है। परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो और फिर उस रास्ते को क्रॉस, उस कच्चे रास्ते को क्रॉस करने के बाद फिर से हम एक बार इस डांबरी रास्ते पर यानी कि पक्के रास्ते पर आ जाते हैं। उजव्या हाताचा वळणाऱ्या कावड्या किल्ल्यांकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर नजर स्थारावते और फिर ये हमारे राइट हैंड की तरफ मुड़ने वाला जो रास्ता होता है वहां से कावड़ा किले की ओर जाने वाला पायवाटा यानी कि फिर से एक पैदल चलने वाला कच्चा रास्ता देखने को मिलता है जो कावड़ा किला की ओर जाता है। बांधीव पायरिया पार करून अरुंद पायवाटेने, तो कुछ सीढ़ियां बनाई गई है, पायरिया यानी कि सीढ़ियां, तो कुछ बांधीव जो सीढ़ियां होती हैं उसे पार करने के बाद अरुंद यानी कि अरुंद मतलब जिसका
बहुत ही नैरो है, जिसका विड्थ बहुत कम होता है, वो अरुंद होता है, नैरो सा रास्ता होता है. पायवाटेने कारवीच्या झाडीतून हृदयाची धडधड. और इस पैदल चलने वाले इस रास्ते पर दोनों साइड से कारवी, एक जंगली झाड़ी है, तो कारवी की एक झाड़ी से दिल की धड़कन बढ़ जाती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत ही डरावना लगता है वो दृश्य. वाडवणारा ट्रैक शुरू होतो, यानी कि जो रास्ता है वो दोनों साइड से कारवी, एक जंगली झाड़ी से घिरा हुआ है. वरंधा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगराच्या सोंडेवरून जातात. और ये वरंधा घाट से उत्तर की तरफ फैले हुए डोंगर की तरफ जाता है. डावीकडे खाली वरंधा घाटाच्या कोकणात उतरत जाणारा वळणाचा रस्ता दिसतो. और वरंधा घाट से नॉर्थ की तरफ जब हम फैले हुए डोंगर की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, डावीकडे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ वरंधा घाट से कोंकण, वरंधा घाटाचा कोंकणात, वरंधा घाट से कोंकण की तरफ उतरने के लिए वळणाचा रास्ता दिखतो. यानी कि अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप्स के रास्ते हमें देखने को मिलते हैं. इथून पाय सटकला, अगर यहां से पैर सरक जाता है कि थेट समर्थाच्या शिवथर धडीत, तो आपको डायरेक्टली समर्थ यानी कि श्री समर्थ रामदास स्वामी, समर्थ यहाँ पर श्री समर्थ रामदास स्वामी के शिवथड़, शिवथड़ का मतलब है उनका प्लेस. ये कहां पर है? महाड़ के पास से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर इनका गुफा है. डायरेक्टली आपको वहां पर ही पहुंचा देगा ये रास्ता, अगर आपका पैर फिसल गया तो, क्योंकि ये जो पहाड़ी रास्ता होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है. तेव्हा जर कोकणात जायचा नसेल तर देशावरच्या मातीत सावधपणे पावल टाकत जायचा हवं. तो अगर आपको कोंकण नहीं जाना है तो आपको यहाँ की मिट्टी में सावधानी से, यानी कि बहुत ही केयरफुली अपना एक एक कदम रखते हुए जाना है. डोंगर धारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाटा एका सपाटीवर येऊन थांबते. और इस डोंगर के किनारे, डोंगर से लगे हुए जो रास्ते हैं, यहाँ से जाने वाला जो अरुंद पायवाटा है, ये जो रास्ता है बहुत ही नैरो सा है और ये जाकर एक सपाट यानी कि प्लेन की तरफ जाकर रुक जाता है. तशी सपाटी ही अरुंद, और ये जो प्लेन सा एरिया है ये भी बहुत ही नैरो है. तिथून पुन्हा एकदा कारवीची झाडी बाजूला करत करत शेवटी एका टेकाळाची उतरून अखेरची चढ़ाई समोर येते. यहाँ से फिर एक बार कारवी की उस झाड़ी को हटाते हटाते फाइनली एक टेकड़ी की उतरन, एक टेकड़ी से हम नीचे उतरते हैं और फिर से एक चढ़ाई सामने दिखाई देती है, यानी कि फिर दूसरे एक पहाड़ी हमें नजर आती है. इथून वरंधा घाट सा मस्त दर्शन घडते. तो यहाँ पर जब हम चढ़ते हैं तो यहाँ से हमें वरंधा घाट का दर्शन बहुत ही सुंदर सा दिखाई देता है. डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी ज्योत्याचे अवशेष आणि धासडून गेलेल्या बुरुजाचे अवशेष दिसते. तो यहाँ पर डोंगर के सोंड के जो एंड में, यहाँ पे हम स्टार्ट करते थे, नॉर्थ की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था और यहाँ पर ये एंड होता है, ये हमारा पर्वत जहाँ से दूसरी पहाड़ी की शुरुआत हो जाती है. वहां पर बहुत सारे अवशेष बचे हुए देखने को मिलते हैं और धासडून गेलेल्या बुर्ज यानी कि टावर, टूटे हुए उस टावर का अवशेष यानी कि रिमेन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. कोकणातला निसर्ग पाहत काही वेळ इथेच शांत उभं राहायला हवं. कोकण के निसर्ग को देखकर कुछ देर हमें यहीं पर शांत खड़े रहना चाहिए. निसर्ग गीत अनुभवायला हवं. तो निसर्ग के गीत को, यानी कि नेचर ने जो गाना यहाँ पर गाया है, इसे हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए खड़े होकर, ऐसा लेखक कहते हैं. परतीच्या प्रवासात डोळ्यांत साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण, अरुंद पायवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार, कारवीच्या झाडाचे ते काडकन मोडणं आणि त्याचा आवाज ऐकून काळजात लख होणं अन लगेच त्यातून सावरणं, हे सारे सार काही आठवत राहतं. लेखक कहते हैं कि लौटते वक्त प्रवास में आंखों के सामने जो बरसात के 4 क्षण थे, जो हमने संभाल कर रखे थे, साठवलेले ते 4 क्षण, और अरुंद
बहुत ही नैरो सा जो पाए वाटा था, पैदल चलने वाला जो रास्ता था, उस पर जो हमने एक्सपीरियंस लिया था वो डर, वो थरार यानी कि वो डर। और कारवीच्या झाडाचे ते काडकन, और जब कारवी के पेड़ को जब हम मोड़ते थे उसमें से जो आवाज आती थी, उस आवाज को सुनकर कलेजे में जो डर होता था उस डर से कांपना और तुरंत ही उससे सवर जाना यानी कि खुद को संभाल लेना, इन सारी चीजों की याद हमारे मन में रहती है। हसता हसता रडवणारा आणि रडत रडत हसवणारा हा ट्रैक एंजॉय करायचा असेल तर, हंसते हंसते रोने वाला और रोते रोते हसाने वाला ये ट्रॅक अगर आपको एन्जॉय करना है तो वरंदा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाक वळायलाच हवी। तो वरंदा घाट की तरफ आपको अपनी गाड़ी की जो चक्के यानी कि आपको अपनी गाड़ी को उस ओर मुड़ा लेना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा हो, और अगर आप ऐसे किसी भी हिल स्टेशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें से वरंदा घाट बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है लेखक के अकॉर्डिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।